तो पहला हमारे पास जो है रदरफोर्ड मॉडल को ही बोर ने क्या किया था, बोर ने उसको मॉडिफाई किया था। तो हम एक बार फिर से बोर मॉडल के पास्टुलेट, जो मेन मेन पास्टुलेट है उनको हम लिख लेंगे। 3 मेन पास्टुलेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है आपका, है बोर पास्टुलेट्स। पास्टुलेट का मतलब होता है कि कुछ मान्यताएं। पास्टुलेट मतलब क्या होता है, मान्यताएं, विश्वास या अवधारणाएं भी कहते हैं, ठीक है। मान्यताएं ज्यादा सही है। तो बोर के पास्टुलेट, तो पहला क्या है उन्होंने बताया, बोर ने बताया था कि एटम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। यहाँ पे दो चीजें हैं याद रखने का। पहला क्या है, सर्कुलर। तो बोर ने कहा कि जैसे रदरफोर्ड ने माना था कि ऑर्बिट कैसे हैं, सर्कुलर हैं। और दूसरा क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है, अगर उसमें कोई चीज मूव करती है तो रेडिएट नहीं करेगी। स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता है ना। और बाकी जगह करेगा। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट, ठीक। तो ये जो है, हमको स्टेशनरी ऑर्बिट की डिफिनीशन हमको पता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेशनरी ऑर्बिट की डिफिनीशन। ओके, अब आते हैं इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखें। और सो द रिक्वायर्ड, इसमें जो है इसको हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल जो भी कह लो, फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब इंटरेक्शन, कूलम्ब फोर्स। तो इसका मतलब हुआ, आपको पता है सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो कितना होता है, mv² बाई r होता है ना। किसी ऑर्बिट में कितना होता है, mv²/r। r क्या है, ऑर्बिट का रेडियस है, और v क्या है, वेलोसिटी है, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलाम फोर्स, 1/4πε0। और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसको क्या लिखते हैं, Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिखते हैं, E। तो इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इनके बीच में डिस्टेंस उसका r²। ये हमारे पास कंडीशन है। तो इससे जो है हमको क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा हमको mv² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4πε0। और इसको लिख देते हैं Ze²/r, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे पास्टुलेट में। तो बोर ने कहा कि स्टेशनरी, अब सवाल उठता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ एक सर्किल ये भी हो सकता है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है। कौन सा स्टेशनरी है, कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा इसमें से स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी के लिए क्या जरूरी है, तो कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है कंडीशन, कि जो इसका सरकमफेरेंस है ना, ठीक है, इसका जो सरकमफेरेंस है, ये देखो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो इसमें जब कोई चीज मूव करेगी सरकमफेरेंस पे, तो वो क्या करेगी, उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम आएगा। क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम है किसी ऑर्बिट में जो सरकमफेरेंस पे घूम रहा है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, वो h बार के इंटीजर मल्टीपल के बाद लिए होता है। तो फॉर nth ऑर्बिट, फॉर nth ऑर्बिट या सर्कुलर ऑर्बिट लिख देते, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या कंडीशन है, तो जो आपका
एंगुलर मोमेंटम है उसको हम क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है आपको पता होगा, उसको लिखते हैं एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो, और मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज एल इक्वल टू आर पी, और पी कितना होता है, एम वी होता है, तो हो जाएगा एम वी आर, इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी आर, ऐसा लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमने कितना लिखा, एम वी आर मैग्नीट्यूड वाइज, और ये किसके बराबर होना चाहिए, nth ऑर्बिट के लिए, तो इसको लिखेंगे आर एन, और ये क्या हो जाएगा एन एच बार, और एच बार क्या है यहाँ पे, एच बार हमने आपको बताया था, एच बार की वैल्यू होती है एच बटा 2 पाई, और इसका आंसर कितना आता है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसका मात्रक है। तो ये कंडीशन इन्होंने बताई कि nth ऑर्बिट के लिए जो कंडीशन है ये एन एच बार है। और तीसरा क्या बताया बोर ने जो इंपॉर्टेंट था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन transits from n to m orbit, it undergoes a photon exchange या photon emission। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लिखें कि इफ ई एन इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट एंड em is the energy of mth ऑर्बिट, nth m तो कुछ भी होगा, तो हमको क्या मिलेगा इस रूल से ई एन माइनस ई एम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच न्यू, या इसको क्या लिखते हैं एच बार ओमेगा भी लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा कितना होता है यहाँ पे, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू होता है। न्यू क्या है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। ये कंडीशन बोर ने रखी थी। एच क्या है, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, राइट। ये तीन कंडीशन, अब तीन का यूज करके बहुत सारी चीजें उन्होंने कैलकुलेट की। तो पहली चीजें हम लोग जो कैलकुलेट करने जा रहे हो क्या है कि ऑर्बिट की हमको जो है चौड़ाई चाहिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमको पहले कैलकुलेट करना है। फिर इसको हमको क्या क्या चाहिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट चाहिए, हमको वेलोसिटी चाहिए, हमको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए नहीं चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी तो उन्होंने लिख ही दिया है क्या होगा, तो हम कम से कम वेलोसिटी पता कर ले और एनर्जी पता कर ले और क्या पता कर ले, रेडियस पता कर ले। तो चलो रेडियस पता करते हैं सबसे पहले, nth ऑर्बिट की रेडियस, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट लिख देते हैं, nth ऑर्बिट। चलो देखते हैं कैसे हमको ये मिलता है। तो इसमें हम तीन कैलकुलेशन हम सिर्फ करेंगे। तो अब हमको पता है, अभी अभी हमने देखा था रिकॉल, तो क्या मिला था हमको, जेड ई स्क्वायर ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बटा आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा। तो nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, ये आर एन लिखेंगे, nth ऑर्बिट के लिए लिखेंगे आर एन, और वी भी क्या होगा एन हो जाएगा। nth ऑर्बिट के लिए हमने क्या लिख दिया, सबस्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखा हुआ, सब मतलब होता है नीचे, सुपर मतलब होता है ऊपर। तो देखो नीचे लिखा हुआ ना, इसलिए इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, जिससे बनता है सब मतलब होता है नीचे, सब इंस्पेक्टर, सबमर्सिबल पंप, तो सब का मतलब होता है नीचे, तो ये नीचे लिखा हुआ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा नीचे लिखा हुआ। तो आर एन मतलब क्या हुआ, nth ऑर्बिट का रेडियस, और वी एन क्या हो गया, इस nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो चलो देखते हैं क्या यहाँ से कुछ हमको मिलने जा रहा है। तो सीधी सी बात है, आर एन से आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और जेड ई स्क्वायर अपान आर एन हो गया।
ओके, अब देखो हमको MVN तो मिल गया, हम क्या करें, अगर दोनों तरफ M से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, कुछ आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग या एक काम करते हैं, इसको भी मत लिखो ना, और आसान कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और आसान कर देते हैं। ये RN² है तो इसको हम लिख देते हैं 1/4πε0, और ये हो गया ZE²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कुछ मत लिखो, और इसको लिख देते हैं MVN² और RN²। और इस RN को यहाँ, ये वाला RN को यहाँ पे लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में क्या मल्टीप्लाई करें, M से। तो मल्टीप्लाइंग बाई M ऑन बोथ साइड, M ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में M से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, MRN हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया, 4πε0, और ये हो गया ZE², और इधर कितना हो जाएगा, M² हो जाएगा, VN² हो जाएगा, और RN² हो जाएगा, राइट। तो ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं सब में स्क्वायर ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं MVN एंड RN का पूरे का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, बोलिए। लेकिन हमको ये भी पता है कि MVN और RN ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम किसमें, nth स्टेट में, ये किसके बराबर होना चाहिए, NH बार के। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं MRN ZE² अपॉन 4πε0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH बार का होल स्क्वायर। तो चीजें बहुत आसान दिख रही हैं। अब हमारे पास हो जाएगा MRN ZE² अपॉन 4πε0, और इसको लिखेंगे N² एंड H², राइट। तो अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, RN बराबर कितना हो जाएगा, RN बराबर हो जाएगा कि 4πε0, 4πε0, और कितना हो जाएगा, H², और क्या हो जाएगा, ME², और इधर क्या हो जाएगा नीचे, Z क्या हो जाएगा, Z, ठीक। ये कंडीशन मिल गई हमको। तो 4πε² Z, और नीचे क्या हो गया आपका, ME² ना। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इसका, इसको देखो, इसका जो डायमेंशन होता है वो किसका होता है, डायमेंशन रेडियस का डायमेंशन होता है, किसका डायमेंशन होता है, रेडियस का। 4πε0 जो है ये आपका यहाँ पे एक फैक्टर है। तो हम इस पूरी क्वांटिटी को क्या लिखेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को हम इस तरह से लिखते हैं, A0 क्या लिखते हैं इसको, A0, और N² है, अच्छा N² भूल गए क्या, N² बाहर से है, तो A0 N², और नीचे क्या लिख दिया हमने, Z, ठीक। तो ये A0 जो है या A0 जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोर रेडियस। A0 बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है इतना हो जाएगा 4/9, और कितना हो जाएगा, H² अपॉन ME²। ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं बोर रेडियस। क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अब अगर हम कहें कि फॉर n=1, अब n=1 क्या है, सबसे छोटी क्वांटिटी है, तो पहली ऑर्बिट में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या है, जो सबसे नजदीक होगी, किसके नजदीक होगी, न्यूक्लियस के, उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A0, और क्या हो जाएगा 1² अपॉन Z की वैल्यू, और Z को भी 1 ले लेते हैं, हाइड्रोजन लाइक ना, H लाइक एटम के लिए, H एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, A0। तो R1 मतलब क्या है, ये पहले ऑर्बिट का रेडियस है, और किसके बराबर है, A0 के बराबर है। तो इसीलिए जो है बोर ने जो सबसे पहले एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था। तो वहां पे हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। तो ये क्या है, A0 क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ
नियरेस्ट ऑर्बिट इन एच एटम, इन एच एटम, हाइड्रोजन एटम का नियरेस्ट ऑर्बिट है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.52 एंगस्ट्राम। एक एंगस्ट्राम को हम क्या लिखते हैं, या इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर एंगस्ट्राम, तो 10⁻⁻10 मीटर आता है। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 0.52 एंगस्ट्राम। एक एंगस्ट्राम की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻10 मीटर। तो एक एंगस्ट्राम की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, एक एंगस्ट्राम की। तो जो एटॉमिक यूनिट है वो क्या लिखी जाती है, एंगस्ट्राम में लिखी जाती है। तो एटॉमिक लेंथ यूनिट क्या है यूनिट को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्राम। एक वैज्ञानिक के नाम पे है। तो हमारे पास A0 की वैल्यू मिल गई, जो उसको कहते हैं नियरेस्ट ऑर्बिट, या सबसे नजदीक की जो ऑर्बिट कक्षा है, उसका जो वैल्यू आता है, कितना आता है, 0.52 एंगस्ट्राम। इतनी दूरी पे है वो। अच्छा, तो हमको Rn मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आपको अभी भी हमने फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला, MVN/Rn कितना होना चाहिए, ये होता है आपका NH बार होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, MVN को हम एज इट इज रख देते हैं, और Rn को वहां पे नीचे ले जाते हैं, तो NH बार अपान क्या हो जाएगा, Rn। और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, Rn कितना होता है, Rn की वैल्यू होती है NH बार और 1/Rn। Rn की देखो क्या लिखा है, Rn की वैल्यू है A0 n² Z। तो ये हो जाएगा A0 n² Z। तो आपको पता है, अगर कोई चीज एक फ्रैक्शन से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, पलट के गुणा हो जाता है। तो NH बार हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, Z, और इधर हो जाएगा A0 n² हो जाएगा। तो MV, इसलिए MVN कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा H बार Z एंड अपान क्या हो जाएगा, A0 n हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Vn बराबर कितना हो जाएगा, H बार Z एंड MA0 1/n। देखो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जितनी दूर हम जाएंगे, अगर nth ऑर्बिट के आगे, nth ऑर्बिट मतलब कि अगर हम nth ऑर्बिट में हैं और nth के आगे जाते हैं, तो ये 1/n से घटता जाता है। जितनी दूर जाएंगे स्पीड इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, उतनी कम होगी। जितने नजदीक होगी स्पीड उसकी होगी इलेक्ट्रॉन की अधिक होगी, क्योंकि देखो Vn किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n लिए। ठीक है, तो Vn की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाएंगे, कहां से, न्यूक्लियस से दूर ले जाएंगे, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, घट लेगी। तो बड़े ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इससे मान लो एक ऑर्बिट ये है और दूसरा ऑर्बिट ये है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अधिक होगी, जो नजदीक वाला है। तो नजदीक वाले में क्या होगी, ये इसको हम V1 कर देते हैं, इसको V2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा V1 विल बी ग्रेटर देन V2। और रेडियस किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जो नजदीक है इसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, जो दूर है उसका रेडियस बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R1 इज लेसर देन R। ओके, तो ये चीजें जो है हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो जो Rn है वो कैसे प्रोपोर्शनल है, वो n² के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, n² के। तो ये बड़ी मजेदार बात है। यहाँ पे क्या था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे Rn प्रोपोर्शनल टू n², मतलब जैसे जैसे आप ऑर्बिट का नंबर बढ़ाएंगे, पहले ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट, तो वैसे वैसे क्या होगा, दूर जाएगा। पहले नजदीक पहले बहुत दूर दूर रहेंगे, फिर नजदीक नजदीक और सटते जाएंगे। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा बोर के अनुसार, जो एटॉमिक मॉडल है कुछ ऐसा दिखता है
कि पहले क्या होगा, ये थोड़ा दूर दूर होगा, फिर थोड़ा पहले दूर दूर होगा, और इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे और दूर होगा वैसे वैसे सटता जाएगा ये, ऐसे सटता जाएगा। तो दूर होता जाएगा, सटता जाएगा, और लास्ट लास्ट में क्या हो जाएगा, एकदम कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। तो इस तरह से ऑर्बिट इसका बनता है। दूर जाएगा तो सटेगा, पास आएगा तो अलग अलग दिखाई देगा। किसके पास, न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस है इसके पास रहेगा तो दूर दूर दिखाई देगा ऑर्बिट, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सटता जाएगा ऑर्बिट। तो अब जो हमने लिखा हुआ है Vn की वैल्यू, ये कितना है, एच बार जेड और एम ए जीरो एंड 1/n। तो जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हमको आंसर मिलता है। तो आप लोग मेरी मदद करेंगे। तो हम कहते हैं कि इसके लिए फॉर n इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 के लिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बार, और कितना हो जाएगा, ma नॉट, और इधर कितना हो जाएगा, 1/n को तो 1 ही लिख सकते हैं। तो एच बार, एच बार और ma नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सब लोग मोबाइल खोलिए और देखिए कितना आता है आंसर। क्या मेरी मदद करोगे। कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 1.05 इंटू 10⁻⁻34, और नीचे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31, और ये कितना हो जाएगा, 0.52 इंटू 10⁻10, इतना हो जाएगा। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा। कैलकुलेट करके बताइए जरा। आया कुछ, हेलो, कुछ आंसर आया किसी का। हम्म देखो मैं तुम्हें एक मेथड बता रहा हूँ। ये कितना, 0.52 मतलब लगभग लगभग हाफ है, और ये क्या है, 1 है ना। तो 1/2 क्या हो जाएगा, लगभग लगभग, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, लगभग लगभग कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा। 9.1 को हम लगभग लगभग 9 लिख देते हैं। अब देख लेते हैं जरा पावर को। तो ये हो जाएगा 10⁻34, और -31 कितना हो जाएगा, -3, और ये जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा। तो 2/9 कितना हो जाएगा, लगभग लगभग जो है ये कितना होगा, 0.2 ऐसे कुछ आएगा ना, 2 ऐसे कुछ आएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 10⁻माइनस से +7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +7। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या लिख सकते हैं इसको 2.2 किलोमीटर, नहीं सर, या इसको लिख सकते हैं 2 2, और ये हो जाएगा 2200
किलोमीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड है वो लगभग 2200 किलोमीटर एक सेकेंड में होनी चाहिए। ये क्या है, इसकी मोटे मोटे तौर पे स्पीड है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में। अब इसमें एक चीज और आपको निकाल के मैं दिखा सकता हूँ। तो ये फार्मूला हमने क्या लिखा है, वी एन इक्वल टू एच बार जेड एम ए नॉट 1/a, ठीक है। तो आपने लिखा हुआ है, नाउ रिकॉल वी एन इक्वल टू कितना है, जेड एच बार जेड एंड एम ए नॉट 1/n। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एच बार एम ए नॉट और क्या लिख सकते हैं, जेड बाई एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऊपर नीचे हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई या सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर हो जाएगा, ये नॉट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर हो जाएगा। या चाहो तो आप जो है इसको सी से मल्टीप्लाई करो, चाहे सी नॉट से, डजंट मैटर। तो आप यहाँ से, या मैं सी से ही कर देता हूँ, इससे ही कर, चलो ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी, और एच बार सी अपान क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर अपान ए नॉट, और ये क्या हो गया, जेड बाई एन, क्या हो गया, जेड बाई एन हो गया। तो ये जो एच बार सी है अपान एम सी स्क्वायर ए नॉट है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो इसको हम लिखते हैं किससे, अक्षर अल्फा से। तो अल्फा जेड अपान एन, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और जानते हो मजेदार बात क्या है, अगर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जरा सा ज्यादा हो जाए या जरा सा कम हो जाए तो दुनिया में हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। हम लोग किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कारण। हमारी मतलब पूरी डेवलपमेंट, हमारा पूरा जितना लिविंग क्रीचर्स हैं, धरती का जो विकास हुआ है, धरती पे जो जीवन आया है, वो सब और सब फाइन स्ट्रक्चर के एकदम पिन पॉइंटेड, एकदम प्रिसाइज कांस्टेंट वैल्यू के कारण आया है। अगर ये जरा से ज्यादा होता तो लाइफ नहीं होती, जरा से कम होता तो लाइफ नहीं होती, और हमारा ब्रह्मांड जैसा है वैसा नहीं हो पाता, स्टेबल नहीं हो पाता है, या एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो जरा इस पर चेक कर लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी आती है। तो नाउ अल्फा बराबर कितना है, एच बार सी एंड इसको क्या लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर एंड ए नॉट, राइट। तो एच बार सी की वैल्यू कितनी आती है, हमको इसको कैलकुलेट करना है। ओके, एच बार सी की वैल्यू कितनी आती है हमको कैलकुलेट करना है, और एम सी स्क्वायर हमको पता है। तो आपको पता है कि जो एम सी स्क्वायर है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। या रुको और छोटा कर देते हैं, एच बार कर देते हैं, एच बार अपान एम सी एंड ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू हमको पता है ना, तो ए नॉट की वैल्यू भी हमने लिखा था, कितना लिखा था, ए नॉट की वैल्यू याद करिए कितना है, ए नॉट की वैल्यू हमने लिखा हुआ है ऊपर, ए नॉट ए नॉट ए नॉट कहाँ गया, ए नॉट की वैल्यू है 4πε0 और एच बार एम ई स्क्वायर ना। तो 4π, इसको क्या लिखेंगे, 4πε0 एंड एच बार अपान एम ई स्क्वायर, ये है एम इसकी वैल्यू, राइट। तो अब यहां से देखो कुछ कटेगा, एच बार से एच बार कैंसिल हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, और एम से एम कैंसिल हो गया, ये एम से देखो यहाँ पे, इसको हम एच बार से एच कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0, ठीक है, 4πε0 हो गया। और ये ई स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ये नीचे था अब चला जाएगा ऊपर, तो ई स्क्वायर अपान इतना हो गया। और एम एम कट गया, हमारा एच बार है, और एच बार तो आना चाहिए 4πm स्क्वायर,
2 पाई ई स्क्वायर 4 पाई, कहीं कोई गड़बड़ किया क्या, ए नॉट 4 पाई, एक मिनट जरा मुझे चेक करना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। एच बार सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एच बार अपान एम सी, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन, एक बार यही देख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन एच बार स्क्वायर, एच बार स्क्वायर है ना, तो एच बार स्क्वायर, हाँ यहाँ गड़बड़ एच बार है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच बार बचेगा, क्या बचेगा, एच बार, ठीक है। ई स्क्वायर अपान 4 पाई सी एच बार हो गया, इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर, और आपको पता है कि एच बार कितना होता है, एच बार होता है एच अपान 2 पाई, तो 2 पाई एच बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल एच हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे 4 पाई सी एच बार है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 सी और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो आपको आंसर कितना मिल गया, ई स्क्वायर अपान 2 सी एप्सिलॉन 0 एच मिल जाएगा, ठीक है, 2 सी एप्सिलॉन 0 एच। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसका आंसर बड़ा कठिन है, नहीं बहुत कठिन नहीं है। तो हमको एक काम करना है, हमको पता है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की हमको वैल्यू पता है, और इसको क्या लिख दें, ई स्क्वायर अपान एच बार सी लिख दें, तो हमको आंसर मिल जाएगी। ये इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 अपान 4 पाई की, ये कितनी आती है, लगभग 9 इंटू 10 टू पावर 9 आती है। अब ई स्क्वायर अपान एच सी है, इसको हमको कैलकुलेट करना है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो ई की वैल्यू कितनी आती है 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, -19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एच बार कितना हो जाएगा, एच बार हो जाता है आपका 1.05 इंटू 10 टू पावर कितना, -34, और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8। अब यहाँ से हम इसको जो है कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर कितना होता है 2.9, टू कितना 16 9 2.56, हाँ 2.56 हो गया, और ये हो गया 10 टू पावर -38, नीचे कितना हो गया 1.05 इंटू 10 टू पावर 34, और 8, 34 और 8 कितना होता है, ये हो जाएगा 26, और इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 से कट गया कितनी बार, 3 बार, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 3 इंटू 2.56 अपान 1.05, और ऊपर कितना हो गया 10 टू पावर -38 और 9, 38 और 9 कितना होता है 29 होता है, तो 29 हो गया, और नीचे क्या हो गया 26, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +26 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड करिए तो 2.56, और इसको डिवाइड करिए कितनी बार हो जाएगा 0.3, और ये क्या हो जाएगा 5, 35 टाइम्स हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 10 टू पावर -3 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 256 अपान 35 इंटू 10 टू पावर -3, ओके। और ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट करने पे कितनी आती है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये कितना आता है 137 आता है, क्या आता है 137। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितना आती है, वो आती है 1 अपान 137, और इसका कोई जो है यूनिट है, नो कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लीजिए, ये आना इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं होगा तो इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात, ये हो गई हमारे वेलोसिटी की बात हो गई, और किसकी बात हो गई
रेडियस की बात। अब हम एनर्जी कैलकुलेट कर लें, तो एनर्जी कितनी होगी, किसकी एनर्जी, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। इन एन ऑर्बिट, या इन nth ऑर्बिट कर देते हैं, ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो आपको पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम, इसको ई एन लिख देते हैं, वी एन स्क्वायर हो जाएगा nth ऑर्बिट में वेलोसिटी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या हो जाएगी, जेड ई स्क्वायर अपान आर एन हो जाएगी। अब हमको वी एन पता है और हमको आर एन पता है, तो वी एन की वैल्यू हमको पता है, हमको उसको लिख लेना है। तो 1/2 एम हो जाएगी। अब वी एन कितना है जरा पता करो, वी एन जरा देख लेते हैं, वी एन स्क्वायर कहाँ का है। वी एन की वैल्यू कितनी है, एच जेड अपान एम ए 0 एंड 1/n, क्या है, एच जेड। तो इसको हम लिख दें, एच जेड, एच बार जेड और एम ए 0 अपान एन, और इसका पूरे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देख लो एक बार फिर से, वी एन की वैल्यू है एच बार, कहाँ गया, हाँ, एच बार जेड अपान एम ए नॉट 1/n। ओके, या चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, फाइन स्ट्रक्चर वाले से भी कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, इससे भी हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड जेड ई स्क्वायर और 1/rn, 1/rn। तो आर एन पे भी जाते हैं, आर एन कहाँ है हमारे पास, आर एन आर एन आर एन आर एन, ये रहा आर एन। तो आर एन कितना है, A0 n² है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड h बार स्क्वायर एंड एम ई स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कहाँ गया, m0, फिर से देख लेते हैं, n इक्वल आर एन है A0 n² अपान जेड, क्या है, A0 n² अपान जेड। तो इसको लिख देते हैं A0 n² अपान जेड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, m/2 हो जाएगा, h बार स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, m स्क्वायर एंड A0 स्क्वायर एंड n स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये पलट कर हो जाएगा जेड अपान A0 n² हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, m से m कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा h² जेड स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा 2m A0 स्क्वायर एंड n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर एंड ई स्क्वायर एंड अपान कितना हो जाएगा, A0 एंड n स्क्वायर हो जाएगा। इतना मिल गया हमको, राइट, इतना हमको मिल गया। तो अभी आपको एक काम करना है, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन सा दिख रहा है आपको, जो कॉमन दिख रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन में क्या दिख रहा है हमको, जेड स्क्वायर दिख रहा है, तो जेड स्क्वायर निकाल लिया हम। और क्या निकला है यहाँ पे, A0 और A0 दिख रहा है हमको, और n स्क्वायर भी दिख रहा है, वो भी निकाल लिए हम बाहर। 2 भी दिख रहा है, तो 2 भी निकाल लिए। अब यहाँ पे अंदर कितना बचता है, यहाँ पे बचेगा h बार स्क्वायर, और इधर नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा A0 एक बचेगा, तो ये हो जाएगा A0 और m हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओ सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 हमने निकाल लिया है। तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा,
एन स्क्वायर तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ई स्क्वायर अपान ए हो जाएगा ऐसा करके। ओके, तो अभी हमको पता है कि H0 एंड A0M, यहाँ पे जो Z है इसको ऐसे ही लिख दो एज इट इज, और ये हो जाएगा 2A0 N स्क्वायर और H स्क्वायर स्क्वायर, और ये जो A0 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो अभी हमने देखा था 4πε0 होती है। कितनी होती है? 4πε0। और क्या होती है? ई स्क्वायर अपान एच बार सी। एक बार चेक कर लें, यही होती है एच एच सी। एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया है। A0 की वैल्यू A0 होता है 4πε0 एच बार स्क्वायर अपान एम ई स्क्वायर, एम ई स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एच बार स्क्वायर अपान एम ई स्क्वायर। ये हो गया किसकी वैल्यू? A0 की, और m यहाँ पे हो गया, और इधर क्या लिख दिया? ई स्क्वायर अपान 2πε0। तो अब यहाँ पे देखिए, आप इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर और 2A0N स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? ई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 4πε0, और ये कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर अपान 2πε0। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? 8A0 एंड πε0 और 1/n स्क्वायर हो गया, और सिग्नेचर कौन सा होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी है क्या है? निगेटिव। निगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि सिस्टम बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भाग नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन फंस गया। जहां पे निगेटिव एनर्जी होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल फंसा होता है। तो अब इसको और आसान कर ले, तो अभी आपको हम बताए थे कि ये हो गया 8A0 की वैल्यू कितनी है? 4πε0, और क्या होती है? एच बार स्क्वायर अपान एम ई स्क्वायर होती है, और ये क्या हो गया आपका? πε0 हो गया, और ये हो गया 1/n स्क्वायर। ये हमारा फाइनल वैल्यू हो गया। तो इसको अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे हम जेड ई स्क्वायर, और जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, एम ई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और क्या बचेगा हमारे पास नीचे में? 8 × 4, ये हो जाएगा 64πε0 स्क्वायर एंड एच बार स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास बचता क्या है? ये हमारे पास बचेगा 1/, कितना, और 2m⁴ इसको लिखेंगे -m⁴। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 4πε0, और क्या लिखें इसको हम? एच बार का होल स्क्वायर लिख दें, और नीचे क्या लिख दें? 4 लिख दें, या इसको 16 लिख देते हैं, 16 8 लिख देते हैं। 8 हो गया इतना, और ये क्या हो गया? जेड स्क्वायर अपान एन, जेड अपान एन स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा एक्सप्रेशन हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन। तो अब इसकी वैल्यू जो है अगर आप रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कितना आता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये आंसर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? -13.6, और नीचे कितना आएगा? एन स्क्वायर, और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर। हाँ, जेड स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर है, एक मिनट, हाँ जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो ये इतनी एनर्जी इसके पास होती है, किसके लिए? nth ऑर्बिट में। तो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होती है -13.6/n² एंड जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया इसका एनर्जी का फार्मूला। और फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम या एच एटम, तो आपको जेड कितना मिलेगा? 1। कितना मिलेगा? 1।
और इसलिए En कितना हो जाएगा, En हो जाएगा आपका -13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है कि अगर आप अलग अलग एनर्जी लेवल की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आप एन की वैल्यू रख दीजिए। तो E1 जो नियरेस्ट है उसकी एनर्जी कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितना हो जाएगा, 13.6 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू 2 रखें तो 2 का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाता है, ये 4 से डिवाइड करो तो 13.3 हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3.4 होती है। ऐसे हम करते जाएंगे। और अगर मान लो हम कहें इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, मतलब कि जहां पे न्यूक्लियस है उससे बहुत दूर अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए एनर्जी की एन की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, 0 हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री। तो एट इन्फिनिटी, एट एन इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज फ्री। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, वो बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज नो मोर बाउंडेड, अब वो फ्री हो गया। एंड इट कैन रोम एनीवेयर, एनीवेयर। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला आ गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, मैं इसको और डिटेल पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। एनी क्वेश्चन? Okay, no question. So let us